Hello student, this is Farhan Beg. Today's our topic is 1848 the revolutions of the liberals. जिस तरीके से पूरे यूरोप के अंदर प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि रिवॉल्यूशन चल रहे थे पुअर गरीब लोगों के, बेरोजगारों के और जो भूखे किसान थे उनके और वर्कर्स के सारे यूरोप के अंदर यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी सब जगह 1848 में उसी तरीके से एक रिवॉल्यूशन चलाया जा रहा था लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा, जिसकी लीडरशिप कर रहे थे, लेड जिस इस मूवमेंट को कर रहे थे एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लासेस में चल रही थी। इवेंट्स ऑफ द फरवरी 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. एक घटना घटती है फरवरी में 1848 में फ्रांस के अंदर, जिसमें क्या किया जाता है, जैसे कि एक बार 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मोनार्कियल रूल को ख़त्म किया गया था, उसी तरीके से 1848 में मोनार्कियल रूल को एक बार फिर से ख़त्म कर दिया जाता है और एक रिपब्लिक की घोषणा कर दी जाती है विद यूनिवर्सल मेल सफरेज, यानी कि एक ऐसे गणतंत्र की, रिपब्लिक मतलब समझते हैं ना, रिपब्लिक का मतलब है एक ऐसा देश जहाँ पे सरकार के साथ हेड ऑफ द स्टेट भी चुनकर आ रहा है। ठीक है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, मोनार्क है, वो भी चुनकर आ रहा है। ठीक है, एक रिपब्लिक की घोषणा करी गई थी जिसमें यूनिवर्सल मेल सफरेज दिए गए थे, यानी कि मर्दों को, यानी पुरुष जो हैं उन सबको ही सिर्फ वोटिंग राइट दिए गए थे इस रिपब्लिक के अंदर। यहाँ पर ये घोषणा की गई थी। इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट येट एग्जिस्ट, जो दूसरे पार्ट थे यूरोप के अंदर जहाँ पे अब तक दूसरे नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, लाइक जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, यानी कि ये जो देश हैं जो जिनको आप वर्ल्ड मैप में आज देखेंगे, उस ज़माने में ये यूनिफाइड नहीं थे, नेशन स्टेट नहीं थे, अलग अलग छोटे 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 प्रोविंसेस में बटे हुए थे ये। ठीक है, यहाँ पे जो जितने भी मैन और वेमेन जो कि मिडिल क्लास वर्ग को मतलब बिलोंग करते थे, कंबाइंडली क्या डिमांड कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, यानी कि एक संविधान की ये मांग कर रहे थे विद नेशनल यूनिफिकेशन, यानी जितने भी देश हैं उन सबको एक कर दिया। सपोज अगर जर्मनी है तो जर्मनी कई सारे छोटे 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 गणराज्यों में बसा हुआ था। ठीक है, ऑटोनोमस एम्पायर स्टेट थे, तो इन सबको ये क्या कह रहे थे कि सबको यूनिफाइड कर दो। ठीक है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन सबका होना चाहिए। ठीक है, दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। इन लोगों ने, जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं, इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी जो कि अनरेस्ट पूरे यूरोप में फैला हुआ था, यानी कि उथल पुथल मची हुई थी राष्ट्र बनाने के लिए। ठीक है, इन्होंने कहा हम भी अपना एक देश बनाए और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, जहाँ पे एक संविधान हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, यानी अखबार में आप सरकार की गतिविधियों के खिलाफ खुलेआम लिख सकें, तो ये आपको पूरी एक्सप्रेशन की अथॉरिटी होना चाहिए। ठीक है, अखबार में कोई बात फ्रीली लिख सकें, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि संगठन बनाने की पूरी अख्तियार होना चाहिए, आज़ादी होना चाहिए। ये लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने अपने आंदोलन में तेज करना शुरू कर दिया था। इन द जर्मन रीजन्स की हम बात करें, ए लार्ज नंबर ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशंस हुज मेंबर्स और मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। जर्मन रीजन में ज़्यादातर जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी उसमें जो मिडिल क्लास लोग थे, उनमें कौन लोग इसके मेंबर थे, जो एसोसिएशन बनाई गई थी पॉलिटिकल एसोसिएशंस, उनके मेंबर्स थे प्रोफेशनल्स, यानी कि प्रोफेशनल्स में आते हैं टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये सब प्रोफेशनल्स में आते हैं। बड़े बिजनेसमैन हो गए या फिर प्रॉस्पेरस आर्टिजन्स, यानी कि ऐसे कामगार जो कि समृद्ध थे, जिनके पास अच्छा खासा पैसा था, ये सब आते हैं फ्रैंकफर्ट के अंदर, एक शहर है एक जर्मनी के अंदर। तो ये आते हैं, सबका एक सभा बुलाई जाती है एक नेशनल असेंबली बनाने के लिए, एक नेशनल असेंबली का गठन करने के लिए एक सभा बुलाई जाती है फ्रैंकफर्ट में ऑन 18 मई 1848। 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो मार्च करते हुए, एक जुलूस निकालते हुए पहुंच जाते हैं, अपने अपने स्थान ग्रहण करते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर, जो कि बुलाई गई थी चर्च ऑफ सेंट पॉल में, और एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं
फॉर अ जर्मन नेशन, यानी कि एक यूनिफाइड जर्मन नेशन बनाया जाए। कि जर्मनी की बात हो रही है यहाँ पर अभी यूरोप के अंदर। टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की, जो कि जहाँ पे इसके शीर्ष पर एक मोनार्क होगा, राजा होगा। इस मतलब एक नेशन की शुरुआत बनाया जाएगा जिसमें राजा जो है उसके हेड होगा, सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। लेकिन वो काम किसकी मर्जी से करेगा? पार्लियामेंट की मर्जी से करेगा। व्हेन द डिप्टीज ऑफर्ड द क्राउन, जब लोगों जो डिप्टी थे इस पार्लियामेंट के, इन्होंने ये ऑफर दिया प्रिंस को, यानी कि जो वहाँ के राजा थे फ्रेडरिक विल्हेम फोर को, तो उन्होंने क्या किया, जो कि प्रूशिया के राजा थे। अगर जर्मनी की बात करें तो ऊपर क्या है? प्रूशिया है, और नीचे क्या है? ऑस्ट्रिया है। ये प्रूशिया के राजा थे जो फ्रेडरिक विल्हेम फोर है। इन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ठीक, इन्होंने कहा कि भैया मैं राजा ऐसे नहीं बनूंगा, पार्लियामेंट की बात मैं नहीं मानूंगा, पार्लियामेंट के नीचे दब के काम मैं नहीं करूंगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इस ऑफर को रिफ्यूज़ कर दिया और ज्वाइन कर लिया अदर मोनैक्स को, जो दूसरे और छोटे छोटे या बड़े बड़े राजा थे ऑस्ट्रिया के या फिर और छोटे छोटे स्टेट्स के। उन सबको ज्वाइन करके इस असेंबली को क्या किया? डिसबैंड कर दिया गया, भंग कर दिया गया, रिफ्यूज़ कर दिया गया। वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर। अब क्या होता है? जो अपोजिशन होता है, विरोध होता है, एरिस्टोक्रेसी यानी कि राजा रजवाड़े जितने भी थे, इनका आंदोलन, अब इनका अपोजिशन जो है, विरोध है, तेज़ हो जाता है। और इनकी मिलिट्री क्या है? काफ़ी स्ट्रांग होती है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो सोशल बेसिस था पार्लियामेंट का, इसको ख़त्म, उखाड़ के फेंक देते हैं। यानी कि इन्होंने कहा था जिस आधार पे पार्लियामेंट बुलाई गई थी, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो इस आधार पे इसको ख़त्म कर दिया जाता है। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेज। अब जो पार्लियामेंट है इसमें ज़्यादातर कौन लोग थे? मिडिल क्लासेस लोग थे। अब मिडिल क्लास में मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, बिजनेसमैन, ये सब इसमें आते हैं। तो ये सब जो थे डिमांड कर रहे थे अपनी अपनी फ़ायदे की। लेकिन जो वर्कर्स थे और जो आर्टिजन थे, छोटे छोटे वर्कर्स या आर्टिजन जो कामगार थे, उनके फ़ायदे की बात इन्होंने एक भी नहीं रखी इस पार्लियामेंट के अंदर। तो इससे क्या हुआ, इनको जो छोटे कामगार थे इनका सपोर्ट खत्म हो गया, क्योंकि जो मिडिल क्लास है ये तो थोड़े से थे क्वांटिटी में, ठीक है। लेकिन जो भारी मात्रा में होते हैं तो वर्कर्स और आर्टिजन्स, यही या लेबर क्लास, ये भारी मात्रा में होते हैं। तो ये क्या मुकाबला कर सकते थे आर्मी से, राजा की। लेकिन अब जो सिर्फ मिडिल क्लास ने क्या किया, अपने फ़ायदे की बात करी और छोटे किसानों के या लेबर के या वर्कर्स के फ़ायदे की बात नहीं करी, इसलिए इनको सपोर्ट मिलना बंद हो गया है छोटे किसानों का। तो इनका जो पल्ला था वो हल्का पड़ जाता है कंपैरेटिवली राजा की मिलिट्री के सामने। और उसके पास क्या होता है, एट द एंड ट्रूप्स बुलाए जाते हैं, मिलिट्री बुलाई जाती है और असेंबली को डिसबैंड कर दिया जाता है फोर्सफुली, यानी ख़त्म, भंग कर दिया जाता है। और राजा एक बार फिर से अपनी मनमानी चलाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग द पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वॉज कंट्रोवर्शियल। जो इशू था औरतों को पॉलिटिकल राइट्स देने का, वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। क्योंकि और जितनी भी महिलाएं थी वो काफ़ी लिबरल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन उनको कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं दी जा रही थी। इन विच लार्ज नंबर ऑफ द वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स, जिसमें भारी मात्रा में बढ़ चढ़कर महिलाएं सालों से हिस्सा ले रही थी, सब पार्टिसिपेट कर रही थी। अब इनको हिस्सा, मतलब इनको पॉलिटिकल राइट नहीं दी जा रहे, तो महिलाएं क्या करेंगी, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना शुरू कर दी, न्यूज़पेपर अपने छापना शुरू कर दिए और पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और प्रदर्शन करना शुरू कर दिए अपने वोटिंग राइट्स के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए। इतना सब होने के बावजूद भी क्या होता है कि इनको मना कर दिया जाता है सफरेज राइट देने से, यानी कि वोटिंग राइट्स देने से इनको मना कर दिया जाता है ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। असेंबली में जो इलेक्शन हुआ था असेंबली का पूरा फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट के अंदर, उसमें इनको वोटिंग राइट्स देने से मना कर दिया जाता है। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड, जब ये कन्वीन गई थी, बुलाई गई थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चर्च ऑफ सेंट पॉल में, तब विमेंस को सिर्फ ऑब्जर्वर्स की तरह, एक दर्शक की तरह रखा गया था विजिटर्स गैलरी में। सिर्फ ये देख सकती थी कोई भी होते हुए, उस पार्लियामेंट के अंदर ये कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या थे, आसानी से लिबरल फोर्सेस को सप्रेस करने में, कुचलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्डर ऑर्डर। लेकिन ये पुराना जो ऑर्डर था, जिस तरीके से पहले पूरी तरीके से मोनार्क जो था वो रूल करता था और अपनी मनमानी चलाता था, उस तरीके का ऑर्डर ये रिस्टोर नहीं कर पाते हैं। अब क्या होता है, मोनार्क्स आर बिगनिंग टू रियलाइज, मोनार्क्स को ये इस चीज़ का एहसास हो जाता है, जो साइकिल्स ऑफ रिवॉल्यूशंस है ये
अब आसानी से दबेगी नहीं। इसको रिप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ कंसेशन, कुछ छूट देना पड़ेगी लिबरल नेशनलिस्ट को, जो रिवॉल्यूशनरीज हैं उनको कुछ छूट देना पड़ेगी कुछ स्पेयर्स के अंदर। तो इन द ईयर 1848 ये क्या करते हैं, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज होते हैं सेंट्रल और एशियन यूरोप के, इन्होंने इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया कुछ चेंजेस, ठीक, डेट हैड टेकन ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। 1815 से पहले ऑलरेडी वेस्टर्न यूरोप के अंदर तो हो चुके थे ये चेंजेस, अब ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के अंदर भी कंट्रीज ने ये छूट कंसेशन देना शुरू कर दिए। इन्होंने क्या किया, सर्व टोम यानी कृषि दास्ता, जो कृषि गुलाम होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर या बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर, ये सब बंधुआ मजदूरी इन्होंने एबोलिश कर दी, ख़त्म कर दी, ठीक। हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया, इन द जितने भी हैब्सबर्ग डोमिनियन था या रशिया में, इन सब जगहों पे ये चीज़ें इन्होंने एबोलिश कर दी। और इन्होंने क्या किया, हैब्सबर्ग रूलर ने ऑटोनॉमी दे दी, स्वायत्ता यानी खुद मुख्तारी, यानी कि आप अपने डिसीज़न अपनी मर्जी से ले सकते हैं। हंगेरियन लोगों को 1867 में इन्होंने ऑटोनॉमी दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या था, काफ़ी मूवमेंट जब हुए थे तो इसके बाद काफ़ी सारा रिलैक्सेशन लिबरल नेशनलिस्ट को दिया जाने लगा सभी मोनार्कीज़ के द्वारा। यानी कि जितने भी राजा थे उन्होंने कहा भैया अब काम ऐसे चलेगा नहीं, थोड़ा बहुत कंसेशन छूट इनको देना शुरू कर दो, वोटिंग राइट्स वगैरह इनको देना शुरू कर दो। यहाँ वर्ड है आइडियोलॉजी, इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन, यानी कि आपकी एक विचारधारा, आप एक व्यक्ति हैं या आपसे हटके कोई भी होगा तो सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा होती है। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, सोच, तो ये उसको दर्शाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक आपको पिक्चर दे रखी है, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की पिक्चर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं सब जगह ये लिबरल नेशनलिस्ट वगैरह बैठे हुए हैं और कंजर्वेटिव लोग भी यहाँ पर नीचे सब बैठे हुए हैं। और ऊपर जो विजिटर्स गैलरी है यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वर्स की तरह यहाँ बैठी हुई, कोई इनको अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये सब काफ़ी कुछ चल रहा था। तो इन महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए क्या किया गया, फेमिनिस्ट मूवमेंट चला गया। फेमिनिस्ट का मतलब है अवेयरनेस ऑफ द वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर, यानी कि वुमेन्स की जो पॉलिटिकल राइट्स है उनके लिए अवेयरनेस बढ़ाना, यहाँ पे बात चल रही है। उनको सोशल यानी कि समानता में का अधिकार होना चाहिए, इकोनॉमिक राइट होना चाहिए, ठीक है, और पॉलिटिकल इक्वालिटी होना चाहिए। ये इसके लिए जो भी मूवमेंट चलाए जाते हैं वो नारीवादी आंदोलन, रिवॉल्यूशंस कहलाते हैं, इन्हें हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। तो बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन इसका भी कर देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। हाउएवर द लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन बी टू बी डिफाइंड, किस तरीके से जो आज़ादी है और समानता है वुमेन की मैन के प्रति, किस तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक लिबरल पॉलिटिशियन थे कार्ल वेलकर इस पार्लियामेंट के अंदर, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर, जिन्होंने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। इन्होंने कहा नेचर हैज़ क्रिएटेड मैन एंड वीमेन, नेचर ने, कुदरत ने जो है पैदा किया है किसको, दोनों, मैन एंड वीमेन दोनों को पैदा किया है, और दोनों के अपने अपने फंक्शंस हैं। मैन जो कि काफ़ी स्ट्रांग होता है, बोल्डर होता है और आज़ाद होता है, दोनों में से। हैज़ बीन डेजिग्नेटेड, इसको डेजिग्नेशन यानी कि इसको डिफाइन किया गया है एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, यानी ये रखवाला होता है फैमिली का। इसका काम क्या होता है, पब्लिक टास्क, यानी कि जो बाहर के, घर के बाहर के काम होते हैं कानूनबद्ध तरीके से उनको ये करता है, यानी कि नियम अनुसार जो डोमेन ऑफ द लॉ है उसके अनुसार बाहर के काम जो करते हैं वो मर्द करते हैं, घर के काम औरतें करती हैं। इसका काम होता है पैसा कमाना, प्रोडक्शन करना, डिफेंस करना, यानी कि कहीं भी कुछ वॉर वैर सिचुएशन होती है तो वहाँ पर ये लड़ना इसका काम होता है। तो ये सब मर्दों के काम है। विमेन द वीकर, महिलाएं क्या हैं, कमज़ोर हैं, ठीक, डिपेंडेंट है मर्दों पर, और टिमिड है, कम डरपोक होती हैं। तो इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है किसी भी एक मैन की, आदमी की। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो है घर, ठीक, चार दीवारी। द केयर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करना और फैमिली का पालन पोषण करना। तो ये कह रहे हैं क्या अभी भी किसी प्रूफ की आवश्यकता है इन मर्द और औरतों के बीच के डिफरेंसेस को बताने के लिए। इक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस वुड ओनली एंडेंजर हार्मनी एंड डिस्ट्रॉय द डिग्निटी ऑफ द फैमिली, इनके अकॉर्डिंग जो इक्वालिटी है मर्द सेक्सेस के बीच में, मर्द या औरतों के बीच में, ये सिर्फ एक ख़तरा है हार्मनी को, शांति को, और डिस्ट्रॉय करेगी इज्जत, डिग्निटी, गरिमा किसी भी फैमिली को। अगर आप मर्द को और औरतों को दोनों को बराबर का दर्जा देंगे तो घर की जो गरिमा है, जो डिग्निटी है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी इनके अकॉर्डिंग। लेकिन एक लुई ऑटो
पीटर करके एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं जिनका जन्म होता है 1819 में, 95 तो इनकी डेथ हो जाती है। इन्होंने एक अखबार निकाला था, विमेंस जर्नल निकाला था, और एक फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन भी इन्होंने बनाई थी, जिसमें इन्होंने अखबार में पहला इशू अपने यही लिखा था 21 अप्रैल 1849 में, कैरिड द फॉलोइंग एडिटोरियल। इन्होंने क्या बताया था, लेट अस आस्क हाउ मैनी मैन पोसेस्ड बाय थॉट्स ऑफ लिविंग एंड डाइंग ऑफ द सेक ऑफ द लिबर्टी। इन्होंने पूछा कितने मर्द ऐसे हैं जो कि जीने मरने के लिए तैयार हैं लिबर्टी, आज़ादी के लिए, और जो कि लड़ेंगे दूसरों की आज़ादी के लिए, एंटायर पीपल, सभी लोगों की आज़ादी के लिए, ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कि पूरी मानव जाति के लिए लड़ने के लिए तैयार है। जब ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो ज़्यादातर सभी ने रेस्पॉन्ड किया, यस, सभी लोग तैयार हैं जीने मरने के लिए। यंग तो दे आर एंटायरिंग, मतलब कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात चल रही है, इन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन जब पूछा था, तो देयर एंटायरिंग एफर्ट्स आर इंटेंडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ओनली वन हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी। अब इन्होंने क्या कहा, आपके जो भी अनटायरिंग यानी बिना थके बिना रुके जो इतने सारे एफर्ट्स हैं, कोशिश आप करेंगे, वो सिर्फ आधी ह्यूमैनिटी, आधी मानवता के फ़ायदे के लिए ही हैं, यानी सिर्फ मैन के लिए। आप बात कर रहे हैं टोटल ह्यूमैनिटी की, यानी कि पूरे मानव जाति के भले की बात कर रहे हैं, लेकिन आप फ़ायदा सिर्फ आधी मानव जाति को पहुँचा रहे हैं, सिर्फ मैन को पहुँचा रहे हैं। बट लिबर्टी इज इंडिविजिबल। इन्होंने कहा लिबर्टी जो है वो इंडिविजिबल है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। फ्री मैन देयरफॉर नो मस्ट नॉट टॉलरेट टू बी सराउंडेड बाय द अनफ्री। इनके अकॉर्डिंग जो फ्री मैन है, इनको अपने आसपास अनफ्री लोगों से घिरा हुआ नहीं होना चाहिए, इसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसी आर्टिकल के एक रीडर होते हैं, गुमनाम रीडर होते हैं, नॉमिनस मतलब गुमनाम, सेम न्यूज़पेपर के, उन्होंने अपना जवाब भेजा 25 जून 1850 को, और इन्होंने कहा वास्तव में ये बहुत ही हंसी की बात है और अनरीजनेबल, अतर्क है, ठीक है, टू डिनाई वुमेन पॉलिटिकल राइट्स, यानी महिलाओं के पॉलिटिकल राइट्स को डिनाई करना, मना करने की जो बात है, ये बहुत ही हंसने वाली बात है। जबकि इवन दो दे एंजॉय द राइट टू प्रॉपर्टी, महिलाओं के पास प्रॉपर्टी राइट है, प्रॉपर्टी है, और उसको बहुत अच्छे से वो यूज़ भी कर रही हैं, बहुत अच्छे से वो हर एक फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, बिना अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, विदाउट हाउ एवर गेटिंग द बेनिफिट्स, बिना किसी फ़ायदे के जो कि मैन मर्दों को मिल रहा है। सेम काम करने के लिए पुरुषों को बेनिफिट मिल रहे हैं, लेकिन वही सेम काम महिलाएं कर रही हैं देश के हित के लिए, तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहा है। वाई दिस इनजस्टिस, ऐसा भेदभाव क्यों? इट इज़ नॉट अ डिस्ग्रेस, क्या ये शर्म की बात नहीं है? डैट इवन द टू स्टूपिडेस्ट, एक कैटल हर्डर हुए, मतलब स्टूपिडेस्ट कैटल हर्डर है, एक चरवाहा है, उसको पॉलिटिकल राइट्स दी जा रहे हैं, वोटिंग राइट दी जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ही इज़ मैन, क्योंकि वो एक मैन है। वेर एज हाईली टैलेंटेड वुमेन, जबकि एक बहुत ही टैलेंटेड पढ़ी लिखी विदुषी वुमेन है, ठीक है, उसको पास अच्छी खासी उसके पास प्रॉपर्टी भी है, उसको वंचित किया जा रहा है पॉलिटिकल राइट्स से, उनको वोटिंग राइट्स नहीं दी जा रहा है। ऐसा क्यों? जबकि उसने भी पूरा योगदान दिया, अच्छा खासा योगदान दिया है देश के हित के लिए, देश को बनाने में, ठीक है, तो उनको इस सब चीज़ों से वंचित क्यों रखा जाता है? तो ये अलग अलग जो पॉलिटिशियंस है या पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ये एक्टिविस्ट हैं, इनकी अपनी अपनी राय है दोनों के बारे में। इक्वालिटी ऑफ फॉर वीमेन टू बी डिफाइंड, इन्होंने अपने मतलब अपनी जो राय है वो पूरी यहाँ पर पेश की है वुमेन्स के हक के लिए, राइट्स के लिए। तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ।